case of a circular motion, what is the angle between tangential velocity vector and centripetal acceleration vector of a body? क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर और टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑलवेज 90 डिग्री, क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा ही रेडियली इनवर्ड होता है और टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर हमेशा ही टेंजेंट के लॉन्ग होता है। In case of circular motion, what is the angle between tangential velocity vector and centripetal acceleration vector of a body? क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर और टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑलवेज 90 डिग्री। In case of a uniform circular motion, direction of centripetal acceleration is constant or variable. क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है या फिर वेरिएबल? तो इसका आंसर है ऑलवेज वेरिएबल, क्योंकि हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। In case of accelerated circular motion, what is the angle between net acceleration vector and tangential velocity vector? क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में है तो उसके नेट एक्सेलरेशन वेक्टर और टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो इसका आंसर है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। In case of retarded circular motion, what is the angle between net acceleration vector and tangential velocity vector? क्वेश्चन ये है कि रिटार्डेड सर्कुलर मोशन के दौरान टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर और नेट एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? तो इसका आंसर है बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। During upward projectile motion, what is the angle between velocity vector and the acceleration vector? क्वेश्चन ये है कि अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो इसका आंसर है ग्रेटर देन 90 डिग्री। During downward projectile motion, what is the angle between velocity vector and acceleration vector? क्वेश्चन ये है कि डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? तो इसका आंसर है लेस देन 90 डिग्री। इन ए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एट मैक्सिमम हाइट? क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? तो इसका आंसर है 90 डिग्री। इन ए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, हाउ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद द टाइम? क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस प्रकार से चेंज होता है? तो इसका आंसर है ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। In a ground to ground projectile motion, how the vertical component of velocity changes with the time? क्वेश्चन है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बॉडी की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट किस प्रकार से चेंज होता है? इसका आंसर है ऊपर जाते दौरान वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घटेगा, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा और नीचे आते दौरान वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। In a ground to ground projectile motion, what is the change in velocity vector from point of projection to the point of maximum height? क्वेश्चन है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा?
तो इसका आंसर है माइनस यू साइन थीटा जे कैप। In a ground to ground projectile motion, what is the change in velocity vector from point of projection to the point of strike? क्वेश्चन है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ स्ट्राइक तक वेलोसिटी वेक्टर में चेंज कितना आएगा? तो इसका आंसर है माइनस 2u साइन थीटा जे कैप। In a ground to ground projectile motion, if projection angle is theta, then what is the angle between initial velocity vector and velocity vector at maximum height? क्वेश्चन है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर किसी बॉडी को थीटा के प्रोजेक्शन एंगल से फेंका जाए तो उसके इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एट मैक्सिमम हाइट के बीच का एंगल क्या होगा? तो इसका आंसर है थीटा, यानी कि प्रोजेक्शन एंगल के बराबर। In a ground to ground projectile motion, if projection angle is theta, then what is the angle between initial velocity vector and final velocity vector? क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉडी को थीटा के प्रोजेक्शन एंगल से फेंका गया। आपको यह बताना है कि उसके इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो इसका आंसर है 2 थीटा, यानी कि डबल ऑफ द प्रोजेक्शन एंगल। If initial angular velocity of a body is 0 and it moves on a circular path with the constant angular acceleration alpha, and if number of revolutions made by it in the first t time is n, then what are the number of revolutions made by it in the next t time? क्वेश्चन ये है कि अगर एक बॉडी की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है और वो एक यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू करे और अगर वो पहले टी टाइम में n रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर ले, तो आपको यह बताना है कि नेक्स्ट टी टाइम में कितने रिवॉल्यूशंस वो बॉडी कंप्लीट करेगी। तो इसका आंसर है 3n। What is the time taken by a swimmer to cross a river? क्वेश्चन ये है कि एक रिवर को क्रॉस करने में एक स्विमर को कितना टाइम लगेगा? तो इसका आंसर है time is equal to width of the river divided by velocity of swimmer in the perpendicular direction of the flow of river. What is the horizontal drift of a swimmer in case of river? क्वेश्चन ये है कि एक रिवर के केस में एक स्विमर की हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितनी होती है? तो इसका आंसर है कि ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर अलोंग रिवर मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। फ्लो वेलोसिटी ऑफ ए रिवर इज v and the capacity of a swimmer is u. Here u is greater than v. At what angle with the flow of river swimmer must to swim so that horizontal drift is 0? क्वेश्चन ये है कि एक स्विमर रिवर के फ्लो के साथ कितना एंगल बनाकर तैरे कि उसकी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 आए, यानी कि वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचे। तो इसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स v अपॉन u। इस केस के अंदर हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 आ सकती है क्योंकि स्विमर की वेलोसिटी रिवर के फ्लो रेट से ज्यादा है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर स्विमर की हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्विमर की कैपेसिटी रिवर के फ्लो रेट से कम है। लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन अराइज होता है कि स्विमर रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बनाकर स्विम करे कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मिनिमम आए। तो इसका आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स u अपॉन v। What is a force? Write its unit and dimension. इसका आंसर होगा एक ऐसा पुश और पुल जो कि
एक रेस्ट में रखी हुई बॉडी के अंदर या तो मोशन ला दे या फिर लाने की कोशिश करे। एक ऐसा पुश और पुल जो कि एक मूव कर रही बॉडी को या तो रोक दे या फिर रोकने की कोशिश करे। एक ऐसा पुश और पुल जो कि अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन को बदल दे या फिर बदलने की कोशिश करे, तो उस पुश और पुल को ही हम लोग कहेंगे फोर्स। इसकी जो यूनिट है वो होती है न्यूटन और डायमेंशन होती है MLT-2। राइट द यूनिट्स फॉर द फोर्स एंड डिफाइन देम। इसका आंसर होगा कि फोर्स की 4 यूनिट होती हैं, न्यूटन, डाइन, किलोग्राम वेट एंड ग्राम वेट। 1 किलोग्राम की बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने फोर्स की जरूरत होती है उसे कहते हैं 1 न्यूटन। 1 ग्राम की बॉडी के अंदर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स चाहिए उसे कहते हैं 1 डाइन। 1 किलोग्राम की बॉडी के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स चाहिए उसे कहते हैं 1 ग्राम वेट। 1 ग्राम की बॉडी के अंदर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितने फोर्स की जरूरत होती है उसे कहते हैं 1 ग्राम वेट। राइट रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। इसका आंसर होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। What is real force? Write the names of real forces in Newtonian mechanics. क्वेश्चन ये है कि रियल फोर्स क्या होता है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में रियल फोर्सेस के नाम बताइए। इसका आंसर है कि एक ऐसा फोर्स जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करे उसे कहते हैं रियल फोर्स। मेनली मैकेनिक्स में 5 रियल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, friction force and spring force. What is the Newton's first law of motion? इसका आंसर है a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion with the same velocity unless an external force is applied on it. देखिए, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो लगातार रेस्ट में ही रहेगी और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो सेम वेलोसिटी से मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? इसका आंसर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है as external directly proportional to dp by dt. What is Newton's third law of motion? इसका आंसर है to every action there is always an equal and opposite reaction. What is Newton's law of gravitation? इसका आंसर होगा every two bodies in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. इस फोर्स को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है F is equal to G(m1m2) by r²। इस फॉर्मूले में जो कैपिटल G है ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इस कैपिटल G की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 1.67 into 10⁻⁻11 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। इसका आंसर होगा इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इसको स्केलर फॉर्म में लिखा जा सकता है P इक्वल टू M इंटू V और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है वेक्टर P इज इक्वल टू M इंटू वेक्टर V और इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड और इसकी डायमेंशन होगी MLT-1। वेक्टर फॉर्म से यह पता लग रहा है कि जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी
वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगी। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज इट्स वैल्यू? इसका आंसर है कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर मूव करने की कोशिश करे लेकिन मोशन नहीं हो रही है, सिर्फ कोशिश हो रही है, तो ऐसे केस में उस बॉडी पर जो अपोजिंग फोर्स लगेगा उस अपोजिंग फोर्स को ही कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू हमेशा ही अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज इट्स वैल्यू? इसका आंसर होगा कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर मूव करने की कगार पर है लेकिन वो मूव नहीं कर रही है, यानी कि वो कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि उसके ऊपर जरा सा भी फोर्स लग जाए, बिल्कुल जरा सा, या फिर ये कहेंगे 0.0000001 न्यूटन का भी फोर्स लग जाए तो वो बॉडी मूव कर जाएगी, लेकिन फिलहाल वो मूव नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में उस बॉडी पर जो अपोजिंग फोर्स लगेगा उस अपोजिंग फोर्स को ही कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ही होती है म्यू एस इंटू एन के बराबर। इसमें म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू एस की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ही 0 और 1 के बीच में होती है, और इसमें एन है नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज इट्स वैल्यू? इसका आंसर होगा कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर मूव कर रही है तो ऐसे केस में उस बॉडी पर जो अपोजिंग फोर्स लगेगा उस अपोजिंग फोर्स को ही कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। इसमें म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और म्यू के की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में, और एन यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है। म्यू के की वैल्यू म्यू एस से स्लाइटली कम होती है। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड अप्लाइड फोर्स ऑन इट। क्वेश्चन है कि एक बॉडी पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। शुरू में इस ग्राफ के अंदर जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 थी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 0 थी, और उसके बाद जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, और बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, उसके बाद जरा सी घटी और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है इसको तो कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी एक ही होती है, लेकिन यहां से लेके यहां तक यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की जितनी भी वैल्यूज हैं इन सभी को ही स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। इस प्रकार स्टैटिक फ्रिक्शन की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। A monkey of mass m is accelerating on a string upward with an acceleration a. Find tension string. क्वेश्चन ये है कि एक m मास का मंकी एक स्ट्रिंग के ऊपर a के एक्सेलरेशन से जा रहा है। आपको ये बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो इसका आंसर है mg प्लस ma। A monkey of mass m is accelerating on a string downward with an acceleration a. Find tension in string. क्वेश्चन ये है कि एक m मास का मंकी एक स्ट्रिंग के ऊपर a के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। आपको ये बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो इसका आंसर है mg माइनस ma। A block of mass m is placed on the floor of an elevator which is moving with an acceleration a upward. What is the normal reaction acting on the block? क्वेश्चन ये है कि एक m मास का ब्लॉक है, वो एक एलिवेटर की फ्लोर पर रखा हुआ है और एलिवेटर a के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको ये बताना है कि ब्लॉक पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो इसका आंसर है mg प्लस ma। A block of mass m is placed
on the floor of an elevator which is moving with an acceleration a downward. What is the normal reaction acting on the block? क्वेश्चन ये है कि एक m मास का ब्लॉक है, वो एक एलिवेटर की फ्लोर पर रखा हुआ है और एलिवेटर a के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। आपको ये बताना है कि ब्लॉक पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो इसका आंसर है mg माइनस ma। A block of mass m is placed on the floor of an elevator which is falling freely under gravity. What is the normal reaction acting on the block? क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है m मास का, वो एक एलिवेटर की फ्लोर पर रखा हुआ है और एलिवेटर अंडर ग्रेविटी फ्रीली फॉल कर रहा है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एलिवेटर g के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। आपको ये बताना है कि ब्लॉक पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो इसका आंसर है 0। An external force F is applied on one end of a chain of mass m and length L. What is the tension in the string at a distance x from the other end of chain? क्वेश्चन ये है कि एक चेन है जिसका मास है m और लेंथ है L और वो एक स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है। उसके एक एंड पर F का फोर्स लगाया गया। आपको यह बताना है कि उसके दूसरे एंड से x डिस्टेंस पर कितनी टेंशन होगी। तो इसका आंसर है F डिवाइड बाई L इंटू एक्स। व्हाट इज लेमीज थ्योरम? इसका आंसर होगा कि अगर कोई पॉइंट मास बॉडी है और उसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2 एंड F3 और उनके बीच के एंगल्स भी गिवन है θ1, θ2 एंड θ3, तो ऐसे केस में इन तीनों फोर्सेस और इन तीनों एंगल्स के बीच में रिलेशन होगा F1 डिवाइडेड बाय sin θ1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला एंगल sin θ2 इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला एंगल sin θ3। What is the meaning of translational equilibrium? इसका आंसर होगा कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। What is the meaning of rotational equilibrium? इसका आंसर होगा कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। A block is held at rest on a smooth wedge having angle of inclination theta by accelerating wedge with some acceleration a. What is the value of a? क्वेश्चन ये है कि एक स्मूथ वेज है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और वो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। एक ब्लॉक है जो कि इस स्मूथ वेज के ऊपर रखा हुआ है। आपको यह बताना है कि इस वेज को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें कि ये वाला ब्लॉक इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। तो इसका आंसर है g tan थीटा। A block is held at rest on a smooth wedge having angle of inclination theta by accelerating wedge with some acceleration a. What is the normal reaction acting on block? क्वेश्चन है कि एक स्मूथ वेज है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है और एक स्मॉल m मास का एक ब्लॉक है जो कि इस स्मूथ वेज के ऊपर रखा हुआ है और इस वेज को कुछ ऐसे एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया गया कि ये वाला ब्लॉक इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। आपको यह बताना है कि उस सिचुएशन में इस वाले ब्लॉक पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो इसका आंसर है mg बाय cos थीटा। A stone of mass m is hanging with ceiling of a cart with the help of a string and car is accelerating in horizontal direction with acceleration a naught. Find tension in string. क्वेश्चन है कि एक स्टोन है m मास का और वो स्ट्रिंग की हेल्प से एक कार्ट की सीलिंग से बंधा हुआ है। आपको यह बताना है कि अगर ये कार्ट a नोड के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी।
तो इसका आंसर है m इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए नोड का स्क्वायर। A stone of mass m is hanging with ceiling of a cart with the help of a string and car is accelerating in horizontal direction with acceleration a naught. What is the angle of string with the vertical line? क्वेश्चन है कि एक स्टोन है जिसका मास है m और ये एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक कार्ट की सीलिंग से बंधा हुआ है। आपको यह बताना है कि अगर ये कार्ट ए नोड के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है तो इस स्ट्रिंग का वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनेगा। तो इसका आंसर है tan इनवर्स ए नोड बाय जी। A rocket of initial mass m naught is launched upward. What is the velocity of rocket when residual mass of rocket is m and velocity of exhaust gases is u? क्वेश्चन है कि एक रॉकेट है जिसका इनिशियल मास m नॉट है और उसको ऊपर की तरफ लॉन्च किया गया। आपको यह बताना है कि जब उसका मास घटकर m हो जाएगा और उस इंस्टेंट पे अगर एग्जॉस्ट गैसेस की स्पीड u है तो आपको यह बताना है कि उस इंस्टेंट पे रॉकेट की स्पीड क्या होगी। तो इसका आंसर है 2.303 u log m naught by m with base 10। A rocket is launched upward at t equal to 0. What is the thrust acting on the rocket at general time t equal to t? क्वेश्चन है कि एक रॉकेट को ऊपर की तरफ लॉन्च किया गया। आपको यह बताना है कि किसी जनरल टाइम t इक्वल टू टी पर उसके ऊपर कितना थर्स्ट लग रहा होगा। तो इसका आंसर है थर्स्ट इज इक्वल टू माइनस यू डीएम बाई डी टी। इसमें डीएम बाई डी टी है रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस पर सेकंड। जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनका मास कितना है। यू है एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस, जो गैसेस हैं वो कितनी स्पीड से रॉकेट से बाहर निकल रही है। What is the principle of rocket propulsion? रॉकेट propulsion का प्रिंसिपल क्या है। तो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। What is the acceleration of a block on a smooth inclined plane? क्वेश्चन है कि अगर एक ब्लॉक को स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसका आंसर है जी साइन थीटा। What is the acceleration of a sleeping block on a rough inclined plane? क्वेश्चन है एक ब्लॉक एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर स्लिप कर रहा है। आपको यह बताना है कि उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसका आंसर है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। What is the acceleration of a rolling body on a rough inclined plane? क्वेश्चन है कि एक रेगुलर बॉडी है जो कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रही है। आपको यह बताना है कि वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। तो इसका आंसर है जी साइन थीटा बाय बीटा प्लस 1। यहां पर बीटा रिंग के लिए होता है 1, डिस्क के लिए होता है 1/2, होलो स्फीयर के लिए 2/3 और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। A block of mass m is placed on a rough inclined plane of roughness mu. Angle of inclination of inclined plane is theta. What is the condition for which block remain at rest? क्वेश्चन है कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। आपको यह बताना है कि अगर एक ब्लॉक को उस इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया जाए और हम ये चाहते हैं कि वो वाला ब्लॉक उस इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट में रहे तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो इसका आंसर है म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा। Block of mass m is placed on a rough inclined plane of roughness mu. Angle of inclination of inclined plane is theta. What is the condition for which block accelerate on the inclined plane? क्वेश्चन है कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। आपको यह बताना है कि अगर एक ब्लॉक को उस रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया जाए और हम ये चाहते हैं कि वो वाला ब्लॉक उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेट करे तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो इसका आंसर है म्यू मस्ट बी लेस देन tan थीटा।
A cart accelerates with an acceleration a. What is the minimum value of a so that block remain at rest with respect to cart? क्वेश्चन है कि ये कार्ट है और इसकी पिछली दीवार पर हमने एक ब्लॉक को सिर्फ टच करवा दिया और हम ये चाहते हैं कि ये वाला ब्लॉक कार्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। तो आपको ये बताना है कि इस कार्ट को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें कि ये वाला ब्लॉक कार्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। तो इसका आंसर है a इक्वल टू g बाई म्यू। What is the maximum possible acceleration of a running person on a rough horizontal surface? क्वेश्चन है कि एक पर्सन किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ज्यादा से ज्यादा कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर सकता है। तो इसका आंसर है a इक्वल टू म्यू। अगर वो इसे ज्यादा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा तो उसका पैर बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो जाएगा। At what angle a cyclist should bend a cycle for a safe turn? क्वेश्चन है कि एक साइकिल को मोड़ने के लिए उसे वर्टिकल के साथ कितना एंगल झुकाना पड़ेगा। तो इसका आंसर है tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। इसमें v है स्पीड ऑफ द साइकिल और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। What is the maximum possible velocity of a vehicle during rotation so that it does not skid? क्वेश्चन है रोटेशन के दौरान एक व्हीकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है। तो इसका आंसर है अंडर रूट म्यू जी आर। इसमें म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हीकल एंड द रोड और आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। A uniform chain of length L is placed on a table in such a manner that its eldest part is hanging over the edge of table without sliding. Then what is the maximum possible length of hanging part? क्वेश्चन है कि एक चेन है जिसकी लेंथ है L और वो एक रफ टेबल पर रखी हुई है और उसका एल्डेस्ट पार्ट लटक रहा है। आपको यह बताना है कि इस एल्डेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि ये चेन इस टेबल से स्लाइड ना करे। तो इसका आंसर है L डैश इज इक्वल टू म्यू L डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। इसमें म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड द टेबल और L है टोटल लेंथ ऑफ चेन। What is the maximum height up to which an insect can climb a rough spherical bowl of radius capital R? क्वेश्चन है कि आपको एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया गया है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और इसके अंदर एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट और बाउल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू और आपको यह बताना है कि ये इंसेक्ट इस बाउल के अंदर मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जा सकता है। तो इसका आंसर है h इक्वल टू आर माइनस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें r है रेडियस ऑफ द बाउल और म्यू है रफनेस बिटवीन द बाउल एंड द इंसेक्ट। What is the work done by constant force if force and displacement both are in the same direction? क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है इसके ऊपर एक F का फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रही है। आपको यह बताना है कि इस फोर्स के द्वारा इस ब्लॉक पर कितना वर्क होगा। तो इसका आंसर है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। What is the work done by constant force if the force and displacement both are in the opposite direction? क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक गिवन है इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर फोर्स इसके ऊपर इस तरफ लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकती है। एक्चुअल में इधर एक और फोर्स लग रहा है जो कि इससे भी बड़ा है लेकिन वो यहां पर दिखाया नहीं गया है क्योंकि हमें वर्क सिर्फ इस वाले फोर्स की वजह से ही निकालना है। तो इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक पर जो वर्क होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस एफ इंटू डी। What is the work done by constant force if force and displacement both are perpendicular to each other? यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि इस ब्लॉक पर फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो ये वाला ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव कैसे कर रहा है।
इसका एक आंसर तो ये हो सकता है कि इस ब्लॉक के पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी जिसकी वजह से ये वाला ब्लॉक यहां से लेके यहां तक चल के आया है, और दूसरा आंसर इसका ये हो सकता है कि इसके ऊपर राइट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये यहां से लेके यहां तक आया है, और उस फोर्स को यहां पर दिखाया नहीं गया क्योंकि हमें जो वर्क निकालना था वो सिर्फ इस फोर्स की वजह से निकालना था। तो इसका आंसर ये होगा वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस ब्लॉक विल बी इक्वल टू 0। If the angle between force and displacement is theta, then what is the work done? इसका आंसर है work equal to F dot D और work equal to FD cos theta। Does work done depends upon the time taken to complete the work? क्वेश्चन है कि क्या किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क टाइम पर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है डिपेंड नहीं करता, क्योंकि किसी भी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ फोर्स पर, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना था। If a body of mass m is raised slowly up to a height h, then what will be the work done by agent? क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है m मास का और एक एजेंट इस ब्लॉक को स्लोवली h हाइट तक ऊपर लेके गया। स्लोवली का मतलब है स्लो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके गया है। आपको यह बताना है कि वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा, तो इसका आंसर है प्लस mgh। If a block of mass m is raised slowly up to a height h, then what will be the work done by gravitational force? क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है m मास का और उसको स्लोवली h हाइट तक ऊपर उठाया गया, और आपको यह बताना है कि वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो इसका आंसर है माइनस mgh। If a body of mass m is raised with some acceleration up to height h, what will be the work done by gravitational force? क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है m और इसको h हाइट तक ऊपर उठाया गया किसी एक्सेलरेशन के साथ। आपको यह बताना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो इसका आंसर है माइनस mgh। If a variable force fxi cap plus fyj cap plus fzk cap acts on a body and displaces it from x1 y1 z1 to x2 y2 z2, then what will be the work done by this force? क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ये वाला, और उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हुई है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। आपको यह बताना है कि इस फोर्स के द्वारा वर्क कितना होगा। इस फोर्स के द्वारा वर्क निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले का यूज करके, W इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2 प्लस एफ वाई डी वाई इंटीग्रल फ्रॉम y1 टू y2 प्लस एफ जेड डी जेड इंटीग्रल फ्रॉम z1 टू z2। Which physical quantity is given by area under force versus displacement graph? क्वेश्चन है कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर का एरिया कौन से फिजिकल क्वांटिटी देता है, तो इसका आंसर है वर्क। वर्क इज स्केलर और वेक्टर, व्हाट इज इट्स यूनिट एंड डायमेंशन? इसका आंसर होगा वर्क इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर और जूल एंड इट्स डायमेंशन इज mlt minus 2। If a force F equal to A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap acts on a body and its displacement is A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap, what will be the work done by force? क्वेश्चन है कि एक फोर्स दिया गया है वेक्टर फॉर्म में और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी दी गई है वेक्टर फॉर्म में, और आपको वर्क डन बाय फोर्स बताना है। तो इसका आंसर होगा W इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। What is the work done by an agent in pulling a simple pendulum of mass m and length L through an angle theta with the vertical? क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ L है
और बॉल का मास है m, और एक एजेंट इस बॉल को यहां से लेके यहां तक स्लोली लेके आता है, यानी कि थीटा एंगल पुल करता है। आपको यह बताना है कि वर्क डन बाय एजेंट कितना होगा। तो इसका आंसर है mgl into 1 minus cos theta. What is the work done by an agent in pulling a uniform rod of mass m and length l through an angle theta with the vertical? क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास है m और लेंथ है l, और एक एजेंट इसको यहां से लेके यहां तक लेकर आता है स्लोली, यानी कि दूसरे शब्दों में थीटा एंगल पुल करता है। आपको यह बताना है कि वर्क डन बाय एजेंट कितना होगा। तो इसका आंसर है mgl/2 into 1 minus cos theta. What is the work done in lifting a body of mass m and relative density RD, where RD is greater than 1 inside a liquid through height h? क्वेश्चन है एक बॉडी है जिसका मास है m और इसकी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है। आपको यह बताना है कि अगर एक एजेंट इस बॉडी को A से लेके B तक यानी कि h हाइट तक स्लो कांस्टेंट स्पीड से लेकर जाता है तो उसे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है mgh into 1 minus 1 upon RD. A ball is released from height h1, strikes the ground and rebound up to a height h2. What will be the fraction of energy loss? क्वेश्चन है एक बॉल को h1 हाइट से जस्ट रिलीज किया गया, ये बॉल ग्राउंड से टकराई और टकराने के बाद h2 हाइट तक ऊपर उठी। एक्चुअल में ये बॉल इसी लाइन के लॉन्ग ऊपर उठेगी। इसको यहां पर अलग से डायग्राम इसलिए बनाया गया है ताकि ऊपर उठने की ऑब्जर्वेशन अलग से हो सके। आपको यह बताना है कि यहां पर बॉल के टकराने में फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस कितना होगा। तो इसका आंसर है h1 माइनस h2 डिवाइड बाय h1। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? इसका आंसर होगा नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम होती है किसी बॉडी पर सराउंडिंग के द्वारा लगने वाले सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया नेटवर्क उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। डिफाइन 1 जूल एंड 1 अर्थ। इसका आंसर होगा कि अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे और वो बॉडी 1 मीटर शिफ्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि 1 जूल का वर्क हो गया, और अगर कोई बॉडी है उस पर 1 डाइन का फोर्स लगे और वो बॉडी 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि 1 अर्थ का वर्क हो गया। व्हाट इज द शॉर्टकट टू फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन? इसका आंसर होगा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। What are the 2 examples of conservative force? इसका आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। What are the 2 examples of non-conservative force? इसका आंसर होगा काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एयर ड्रैग फोर्स। What are the 2 properties of a conservative force? इसका आंसर होगा पहली प्रॉपर्टी तो ये कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। What are the 2 properties of a non-conservative force? इसका आंसर होगा पहली प्रॉपर्टी वर्क डन बाय non-conservative force depends on initial state and final state and also on the path followed। दूसरी प्रॉपर्टी वर्क डन बाय non-conservative force in a round trip is not equal to 0। What is instantaneous power? इसका आंसर होगा rate of work done with respect to time is called instantaneous power। इंस्टेंटेनियस पावर को लिखा जा सकता है dw by dt।
हाउ टू फाइंड एवरेज पावर, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर? इसका आंसर होगा एवरेज पावर को लिखा जा सकता है टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम, और इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। डिफाइन 1 वॉट, इसका आंसर होगा इफ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन 1 सेकेंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। अगर किसी सोर्स के द्वारा 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में किया जाए तो हम ये कहेंगे कि उस सोर्स की पावर 1 वोट है। Which physical quantity is given by area under power versus time graph? इसका आंसर होगा वर्क। What is the value of 1 horsepower? इसका आंसर होगा 1 horsepower is equal to 746 watt. Convert following units of energy into joule: अर्क, कैलोरी, किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर होगा 1 अर्क इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 7 जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। What is the relation between kinetic energy and linear momentum? इसका आंसर होगा kinetic energy equal to p square by 2m, where p is the linear momentum and m is the mass of the body. A spring of spring constant k is cut into n equal parts. What is the spring constant for each part? इसका आंसर होगा nk. For example, अगर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और अगर इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो इनमें हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, अगर इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो इनमें हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो जाएगा। Two springs of spring constant k1 and k2 are connected in series. What is the effective spring constant? क्वेश्चन ये है कि 2 स्प्रिंग्स हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 एंड k2 और दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया। आपको ये बताना है कि इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर होगा 1 by k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2। Two springs of spring constant k1 and k2 are connected in parallel. What is the effective spring constant? क्वेश्चन है कि 2 स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 और k2 और दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। आपको यह बताना है कि इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो इसका आंसर होगा k इफेक्टिव इज इक्वल टू k1 प्लस k2। A spring of spring constant k is deformed by length x from its natural state. What is the amount of energy stored inside the spring? क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये इनिशियली अनडिफॉर्म्ड है, इनिशियली कोई डिफॉर्मेशन इसमें नहीं है। अगर हम इसको x लेंथ डिफॉर्म कर दें तो आपको यह बताना है कि इस स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो इसका आंसर है हाफ के x स्क्वायर। What is the unit and dimension for elastic potential energy? इसका आंसर होगा यूनिट होती है जूल और डायमेंशन होती है ml/t-2। चाहे कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, सभी की यूनिट होती है जूल और डायमेंशन होती है ml/t-2। A spring mass system is placed in natural state and a constant force F0 is applied on it. At what distance from the natural state net force acting on the block is 0? क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है, इसके साथ एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ये वाला ब्लॉक शुरू में नेचुरल स्टेट पर है, यानी कि स्प्रिंग में शुरू में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है। आपको यह बताना है कि अगर ब्लॉक पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया जाए तो ऐसे केस में कितनी डिस्टेंस, यहां से कितनी डिस्टेंस आने के बाद
ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर है एट ए डिस्टेंस ऑफ F0/K। A spring mass system is placed in natural state and a constant force F0 is applied on it. What is the maximum deformation spring? क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है वो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। इनिशियली ब्लॉक अपनी नेचुरल स्टेट में रखा हुआ है। नेचुरल स्टेट का मतलब स्प्रिंग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। आपको यह बताना है कि अगर इस ब्लॉक पर एक F0 का कांस्टेंट फोर्स लगा दिया जाए तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक यहां से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर जाएगा। तो इसका आंसर है 2F0/K। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट व्हाट पोजीशन वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। क्वेश्चन ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान किस पोजीशन पर वेलोसिटी तो 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर है एट एक्सट्रीम पोजीशन। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट व्हाट पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम बट एक्सेलरेशन इज 0। क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान किस पोजीशन पर वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इसका आंसर है एट मीन पोजीशन। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम? इसका आंसर होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड इफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर किसी सिस्टम पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस नेचर में कंजर्वेटिव हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? इसका आंसर होगा इट इज ए फोर्स विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी एट एवरी इंस्टेंट एंड मूव इट ऑन कर्व्ड पाथ। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक ऐसा फोर्स लगे जो कि उस बॉडी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करे, वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करे, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में उस बॉडी का जो पाथ है वो कर्व्ड पाथ हो जाएगा और उस फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स।